मैं हूं दीपक और मेरे साथ मतलब हमारे समय की एक चर्चित रंगकर्मी, अभिनेत्री और संस्कृति कर्मी मैं कहूं तो ज्यादा बेहतर है, रेखा जी हम लोगों के साथ है। तो फाइनली मैं एक बार आपका औपचारिक रूप से बात पे बात के पेज पर स्वागत करता हूं। रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। जी। और हम लोगों ने दरअसल ये कोशिश की थी कि पहले भी आपसे बातचीत हो, लेकिन तमाम तरह की व्यस्तताएं, तो खैर कोई नहीं। अब हम लोग इस पेज पर हैं। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। हालांकि आप सब लोग हमसे अधिक जानते होंगे रेखा जी के बारे में, चूंकि इनके बारे में कोई परिचय देना मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब एक औपचारिकता बस हो सकती है, मैं उतना ही कर सकता हूं। लेकिन मैं जिस रेखा सिंह से आप लोगों को मिलाना चाहता हूं, वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक कंप्लीट, मैं संपूर्णता में चाहूंगा देखना कि वो एक संस्कृति कर्मी है। और कई चीजों पे मुझे लगता है कि जो प्रतिभा होती है वो बहुआयामी होती है। और रेखा सिंह जी को देखने के बाद ये पता चलता है कि नहीं, हम लोगों ने कम से कम एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो संस्कृति कर्मी, रंगकर्मी है, जिनकी मूर्ति शिल्प में उतनी ही अभिरुचि है, गायन में उतनी ही अभिरुचि है, पेंटिंग में उतनी ही अभिरुचि है। तो बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं। हम लोग जब बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि और हम लोग जाएंगे वहां। और यह है कि जो सृजनात्मकता है, जो रचनात्मकता है, वो अपने को कई स्तरों पे खोलती भी है, मुझे लगता है। इसीलिए कोई एक अभिनेत्री के रूप में आपको जाना पहचाना अधिक जा सकता है, लेकिन आपकी रचना और भी कई विधाओं में सामने आती रही है। और हम लोग कम से कम फेसबुक के माध्यम से या अन्य अन्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन सारी चीजों से रूबरू होते रहे हैं। तो हम लोग, मैं बातचीत की एक औपचारिक शुरुआत ऐसे ही करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, आपका रुझान इस दौर कैसे हुआ, आप कहाँ से। तो थोड़ी कुछ चीजें हम लोग बातचीत करते हैं, फिर बातचीत होगी तो फिर तो बातें होती चलेंगी। तो शुरुआत करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा हमारे कुछ चीज बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले आभार तो मैं आप जो बात विवाद से जुड़े तमाम लोगों को कहना चाहूंगी, आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और सोशल मीडिया से जुड़े हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन सबको तहे दिल से एकदम शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो मैं शुरुआत करूं, कहाँ से करूं? हाँ, शुरुआत अगर कहा जाए कि इस क्षेत्र में हमारी शुरुआत कब से हुई, तो मैं कहूंगी कि ये शायद कुछ चीजें जो जन्मजात होती है, तो शायद मेरे में भी वो जन्मजात कुछ गुण है जो शुरू से रहा है। लेकिन जिस तरह का माहौल था हमारे परिवार का, बिहार का एक गांव, गांव में जन्म तो हुआ है गांव में और एक ठाकुर परिवार में। तो वहाँ पढ़ने लिखने की सब बेहतर व्यवस्था थी, सब कुछ, इसमें कोई कमी नहीं थी। और हमारा परिवार शुरू से राजनीति में इन्वॉल्व रहा है, तो वो भी माहौल मिला है। और बहुत संकीर्ण विचार के लोग नहीं थे वहाँ, सब बहुत खुले, बहुत तो नहीं लेकिन खुले विचार के थे, खास करके मेरे पिताजी, मेरे पापा। तो बढ़िया माहौल मुझे मिला। लेकिन मुझे जो कला के प्रति रुझान था, उस तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जाता था कि ये अच्छा गाती है, अच्छा नाचती है, बहुत अच्छा मूर्तिकार है, पेंटिंग भी बहुत अच्छा करती है। मतलब कला जितना भी हो सके, मुझे लगता है मोटा मोटी जितना मैं खुद से करती थी, तो किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता था। मुझे इसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पढ़ती थी मैं, बहुत अच्छी नहीं थी मैं पढ़ाई में, गणित अभी भी मुझे बहुत डराता है, साइंस भी। लेकिन साहित्य से जुड़ाव शुरू से ही रहा है, साहित्य पढ़ने का शौक शुरू से ही रहा था। नंदन पत्रिका ये हम सभी भाई बहनों का बहुत फेवरेट हुआ करता था, और पापा लाते ही थे हर महीने, उनके अखबार के साथ वो पत्रिका मेरे यहाँ आती ही रहती थी। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो सरिता, बहुत सारे उपन्यास, ये सब चलता रहा। लेकिन नृत्य और गायन, अभिनय का भी बहुत शौक रहता था, लेकिन मंच मिलता था लेकिन मैं कर नहीं पाती थी, क्योंकि ये परमिशन नहीं था कि मैं जाके मंच पे अभिनय करूं। कहीं ना कहीं एक था कि जो परिवार में बहुत प्रतिष्ठित
परिवार से हूँ मैं, जैसा कहा जाता था बहुत। तो उस परिवार की लड़कियां स्टेज पे नहीं जाएंगी। गांव में कई बार प्रोग्राम हुआ करता था, छठ में खास करके। कई बार ये होता है। जी। छठ में नाटक का बहुत धूमधाम से आयोजन होता था। और गांव के, मुझे लगता है तकरीबन जो बाहर रहते थे प्रवासी थे, और वो निश्चित रूप से आते ही थे छठ में, और 15-20 दिन पहले आते थे, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से नाटक का आयोजन होता था। उस समय लड़की का जो पात्र होता था वो पुरुष लोग ही निभाते थे। कई बार हमारे गांव के जो चाचा उचा थे, दादाजी लोग, तो देखते थे बचपन से ही मुझे बहुत करीब से। अगर वो मुझे देखते थे तो वो समझते थे कि ये बहुत प्रतिभाशाली है, मतलब इसमें जो एक कलाकार का जो लक्षण है इसमें, तो वो चाहते थे कि मैं स्टेज पे आऊं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पारिवारिक माहौल था उसके कारण मैं नहीं जा पाती थी। हालांकि स्कूल में हमेशा अव्वल रहती थी हमेशा प्रथम पुरस्कार मुझे ही मिलता था। कॉलेज की भी शुरुआत हुई थी तो अच्छा था वहाँ बहुत। कॉलेज में मंच तो नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह में हमेशा प्रथम आती तो थी। मतलब इस तरीके की चीजें शुरुआत में ही आपके साथ थी कि आपने जी अपने में कहीं ना हाँ। कहीं उस प्रतिभा का समावेशन पाया था, कि आप नृत्य भी कर लेती थी, आप एक्टिंग भी कर लेती थी, और भी हम्म मतलब जितने तरीके के रचनात्मक मंच हो सकते हैं, या रचनात्मक उसके विधाएं सिवा हो मुझे सकती हैं, वो कुछ आप। भी नहीं अच्छा लगता था। उसके अच्छा। अलावा मुझे दुनिया कुछ भाती ही नहीं थी। अगर मैं कविता में भी होती थी, कोई पढ़ती रहती थी, तो चुपके में पढ़ के और उसी में मैं सोचती रहती, उसी के बहाव में मैं बहती रहती थी। तो ये शुरू से ही था। लेकिन संयोग बस मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद हमारे जो पार्टनर हैं बहुत अच्छे मिले। बहुत अच्छे कहने का ये मतलब कि मेरी भावनाओं को समझने वाले वो मिले। तो जानते थे कि इसकी रुझान किस तरफ है, तो उन्होंने कभी रोका नहीं और मुझे बोला कि तुम जो करना चाहती हो करो। तो ये हुआ ये ये 2000। बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, तो और होना भी चाहिए क्योंकि लोग कई बार कहते हैं कि नहीं आप पुरुष विरोधी है हूँ। कई बार पोस्ट से लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं पुरुष विरोधी हूँ। पुरुष के बिना भी मुझे नहीं लगता कि नारी है तो पुरुष है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। और पुरुष को नहीं, सहयोगी होना चाहिए। कई बार हम लोग चीजों को कुछ ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि अगर आप नारी के पक्ष में लिख रहे हैं तो पुरुष विरोधी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हाँ, नारी की पक्षधर नहीं। हूँ, नारी के पक्ष में हूँ, हाँ, और लेकिन इसका मतलब अगर नारी मैं से विरोध होना नहीं है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, अगर मैं पुरुष के बारे में भी लिखती हूँ तो उन पुरुषों के बारे में तो बिल्कुल नहीं लिखती जो सच में बहुत अच्छे हैं, सहयोगी की तरह वो अपने पार्टनर के साथ या समाज में किसी भी महिलाओं के साथ वो रह रहे हैं। तो लेकिन उनके बारे में लिखती हूँ ना जो महिलाओं के एकदम दुश्मन ही है हर तरह से। लगता है कि वो महिलाओं का जो जिस तरह आज तो शुरू से ही जो एक बना है समाज में सत्तात्मक जो परिवार रहा है, और पुरुष का जो एक वर्चस्व रहा है महिलाओं पे, तो अभी भी आप देखते ही हैं। तो इसका मतलब उनके बारे में लिखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा समाज ही वैसा ही, हमारा पूरा पुरुष वर्ग ही वैसा ही, ऐसा नहीं। तो बहुत तो अच्छे साथी आपकी मिले। आपकी आपकी स्कूलिंग स्कूलिंग गांव से हुई या शहर से हुई? जी हाँ, नहीं गाँव से हुई है। हमारा 10th गाँव से ही हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने लिखा भी मैंने था, मेरे दादाजी का बनवाया ही स्कूल है, हाई स्कूल अभी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा है। और अभी मैंने तो हम सभी भाई बहनों का स्कूलिंग गाँव से ही हुआ है। अच्छा, तो मैं जैसे अभी देख रहा हूँ कि आपकी जो ख्याति है वो अधिकांशतः एक अभिनेत्री के तौर पर है, रंगकर्मी के तौर पर है। आपने रंगकर्म खूब किया, आपने थिएटर खूब किया। तो इधर मैं फिर देख रहा हूँ कि आप एंकर भी बहुत अच्छी हैं। अभी हम लोगों ने देखा, नवी जी मैदान में थी तो रेखा जी का ये रूप भी सामने आया। आपने गीत भी खूब लिखे, आपने गाया भी बहुत अच्छा, मैथिली में गाया, भोजपुरी में गाया। तो इन सारी विधाओं में आपके आपका जो आपकी आपकी जो गति है उसके लिए तो आपको पहले मैं बधाई दूं। और दूसरी ये चीज भी मैं जानना चाहूंगा कि
आखिर आप अपने को बेहतर कहाँ अभिव्यक्त कर पाती हैं? आपको क्या लगता है कि आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है? जितनी भी कला से मैं जुड़ी हूँ, चाहे वो मूर्ति कला हो या पेंटिंग हो या गायकी हो या नृत्य हो, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इन सारी चीजों से मुझे बहुत लगाव है। तो जब भी मैं इन सारी चीजों में किसी को मैं करती होती हूँ, तो मैं उसको जीती हूँ। उसके अलावा मेरी दुनिया और कुछ नहीं होती है जब मैं इन सब चीजों को करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं कि सबके अलावा आपको क्या चीज करने में बहुत मजा आता है, तो मैं कहूंगी अभिनय। क्योंकि अभिनय को मुझे लगता है कि उससे बेहतर शायद मेरे लिए और कुछ नहीं है। दरअसल अभिनय। मतलब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, उसको लेके मैं खुद भी बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि क्या एक हाँ, सृजन धर्मी व्यक्तित्व से ये हम पूछे कि आपको बेहतर कहाँ लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी वो करता है वो उसी को पूरा हाँ, कर रहा होता है। हर बार कहीं ना जी कहीं हाँ, जो कुछ छूट जाती है, अगली बार वही उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। चाहे अगर अभिनय में कहीं छूट गया तो आपने उसे गीत में फिर ठीक कर लिया, अगर गाने शायद। में कहीं कुछ छूट गया तो आपने मूर्ति शिल्प में उसे ले लिया। तो इसलिए शायद। मैंने कहा कि पहले ही आपको मैं बधाई दे दूं कि ये जो सृजनात्मकता है वो अधूरेपन से एक पूरेपन की ओर यात्रा होती है। कई बार लगता है कि मैं हर बार कुछ छूट जाता है कहने के लिए, और शायद यही हाँ, मनुष्य के हो विकास की सकता है। यात्रा भी है। जी, जैसे मैंने जी, कई कवियों का भी पढ़ा, कई कथाकारों को भी देखा, कई उपन्यासकारों को भी देखा कि मेरा सर्वोच्च अभी आना बाकी है। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मैं तो चाहूंगा कि आपका सर्वोच्च हमेशा आने वाला पहले से बेहतर हो। आपको क्या लगता है कि कहाँ से आपको आपको ये प्रेरणा आएगी और आपकी मंजिल क्या होगी? मैं ये नहीं मानती हूँ मंजिल क्या है, कितने दूर जाना है। ये कभी मैंने यात्रा सोचा नहीं, महत्वपूर्ण है। कभी हाँ, कभी मैंने तय भी नहीं किया है कि कहाँ तक मुझे जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे चलने का बहुत शौक है और मैं चाहती हूँ काम में चलती रहूं, कभी रुकू नहीं। बिल्कुल। बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आपने कुछ जो कविताएं लिखी हैं, शायद उन कविताओं का एक दो बार पाठ कर दें। कोई एक दो कविता हो, या कुछ जो मूर्ति शिल्प आपने मैंने तो देखा है। मैं चाहता हूं कि और भी दर्शक देखें इस बात विवाद के मंच से, तो अगर आप जी कविताओं जी। का पाठ कर दें और कुछ अपनी कलाकृतियां दिखा पाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ, जी बिल्कुल। पहले मैं एक छोटी सी कविता कुछ दिन पहले लिखी थी, फेसबुक पे पोस्ट भी मैंने किया था। तो शायद मैं सोची आज मैं यहाँ मैं और जो दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनको मैं सुनाऊं। ये हमारी अभिव्यक्ति है और हमारे नजरों से हमारे समाज। चलिए, तो इस कविता का शीर्षक है, तुम भी कुछ वैसा ही लिखना। तुम भी कुछ वैसा ही लिखना। जी हाँ, ये कविता का शीर्षक है। अब चलो आज कुछ लिखती हूँ। क्या अपनी कहानी? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें लिखती हूँ और तुम मुझे लिखना। मैं तुम्हें लिखती हूँ और तुम मुझे लिखना। जैसे नभ के क्षितिज पर स्याह बादल बहुत कुछ लिखता है। जैसे शीतहल सुबह में शीत की बूंदे घास के फुनगियों पर, फूल के पंखुड़ियों पर, पत्तों और सूखे मैदानों में न जाने क्या क्या लिखता है। तुम भी कुछ वैसा ही लिखना। बहुत अच्छा। जैसे बहुत भूखे श्रमिक अपनी खाली थाली में, जैसे भूखे श्रमिक अपनी खाली थाली में अंगुलियों के पोरों से जैसे भूख लिखता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जैसे बढ़िया। भूखे श्रमिक अपनी खाली थाली में अंगुलियों के पोरों से जैसे भूख लिखता है। जैसे कर्ज के बोझ से दबा हुआ किसान, जैसे कर्ज के बोझ से दबा हुआ किसान अपने हल के फालों से
धरती के सीने पर अपने होने न होने की गाथा लिखता है। तुम भी कुछ वैसा ही लिखो। क्या बात है, बहुत अच्छे। जैसे शुक्रिया। जैसे अपने मनोभाव को समेटे एक कलाकार रेत के कैनवास पर या समंदर के लहरों पर उकेर देता है पूरे कायनात का दुख दर्द। जैसे प्रसव पीड़ा से कराहती स्त्रियां लिखती हैं नए युग को। जैसे विरह वेदना को पीकर विरहिन आंसू के बूंदों से तकिए के रेशों पर लिखती है अपने प्रेम को। बहुत खूब। तुम भी कुछ वैसा ही लिखना। हाँ, तुम भी कुछ वैसा ही लिखना। शुक्रिया। सही, तो ये तो बहुत अच्छी कविता लगी और मैं उम्मीद करूं कि आप जैसी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ वैसा लिखा जाए, सच में वैसा लिखा जाए, क्योंकि आज वैसे ही लिखे जाने की जरूरत है। तो इस कविता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। इसलिए मैं कहता था जो लोग मतलब रेखा सिंह जी को एक अभिनेत्री के तौर पर जानते हैं, उनको आपके इस रूप के बारे में भी पता चलना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और जानते हैं। तो हालांकि आपने इसमें किसानों की भी बात की, हम थोड़ा उस पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं चाहता हूं कि आप अपने को, ये तो आपने हिंदी में लिखा, लेकिन आपने मैथिली आपकी भाषा है, मुझे लगता है मातृभाषा आपकी, फिर आपने भोजपुरी में भी बहुत सारे गीत गाए। तो इन लोक भाषाओं को लेकर के, अपनी मातृभाषा या मैं कहूँ कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको लेकर के कैसे सोचती है, उनमें कैसे व्यक्त करती हैं आप अपने को, या उनकी क्षेत्रीयता को हिंदी के साथ कैसे जोड़ के देखती है? मुझे लगता है कि हिंदी की वजह से या अपने आप को एडवांस बनने के चक्कर में जिस तरह मातृभाषाएं जो बोलियां हैं बिहार में सब जानते हैं कि एक भाषा और उसके साथ 4 बोलियां बोली जाती है और इतना समृद्ध है, लेकिन उसको लोग छोड़ के आज एकदम मुझे लगता है गांव में भी लोग अब हिंदी बोलना ही पसंद करते हैं। इतनी प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी बोलियां हैं, फिर भी लोग हिंदी को ही बोलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी की वजह से या आधुनिक बनने के चक्कर में लोग अपनी भाषा से, अपनी लोक भाषा से दूरियां बना रहे हैं। तो ये विकास नहीं है, तो विनाश है। देखा जाए तो ये तो विनाश ही है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो आप मैथिली में अगर कुछ बताएं या कुछ गा सके, आपने, चूंकि मैंने आपको सुना है। जी हाँ। तो बहुत अच्छा तो नहीं गाती हूँ, क्योंकि जब से मैंने अभिनय को चुना तब से गायकी मेरी पिछड़ गई और वो लापरवाही कह सकता है। पिछड़ना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि काम करने वाले जब करता है तो सब उसका दुरुस्त होना चाहिए और कुछ छूटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो खैर मेरी लापरवाही है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं सुनाती हूँ मैथिली एक छोटा सा कुछ लाइन। मिथिला में होता है, अब अपने मियाँ मिट्ठू बनना होगा क्योंकि मैं मिथिला से हूँ तो तारीफ करना, लेकिन ये जग जाहिर है कि मिथिलांचल का जो एक वहाँ का जो रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का सलीका, हर चीज, वहाँ का वातावरण वो थोड़ा अलग रहा है, समृद्ध कह सकते हैं। अगर कला साहित्य के क्षेत्र में ही कहें तो बहुत समृद्ध है। तो इस तरह वहाँ का जीवन भी, तो वहाँ के जीवन में हर पल को आदमी जीता है और उसको चाहे जन्म से लेके मरण तक की गायकी होती है। और मैंने देखा है, बचपन में मैं देखी हूँ कि जन्म का तो अभी भी प्रचलन है बहुत जगह, लेकिन मरने के बाद भी जब शव यात्रा होती थी बड़े बुजुर्ग लोगों की, तो पीछे से निर्गुण गाते हुए लोग जाते थे। तो वो था उस तरह का, हालांकि अब है नहीं। मैं एक छोटी सी 2-4 लाइन की एक गीत में सुनाती हूँ।
जो कोई भी फंक्शन अतिथि के आने पर निश्चित रूप से वो गाया ही जाता है। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल। धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। बस मतलब ये स्वागत गान है या जी हाँ, स्वागत गान। हाँ हाँ उसके जी स्वागत हाँ जी हाँ। तो फिर मुझे लगता है कि मैथिली आपकी मातृभाषा है और जी आपने उसमें गाया, तो फिर भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, तो कुछ इससे भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरी मातृभाषा नहीं लेकिन मेरी मौसी तो कह सकती हूँ। मौसी भाषा बिल्कुल। कहाँ हम दूर हैं। अगर मैथिली हमार मतारी बारी त भोजपुरियो हमार मौसी बारी, तो हमार कोशिश रहेला कि हम भोजपुरी, मैथिली, मगही जितना बिहार के बोली बा सब में कुछ लिखी, कुछ गाई, कुछ अभिनय करी, और सब भाषा इतना सुंदर बा जेकर कोई जवाब नहीं के। लोग आप भोजपुरी क्या कहीं, बहुत मतलब इतना सुंदर भाषा बा, कहीं से कोई कम बेसी का कोई बातें नहीं थे। सब भाषा अपने आप में बहुत महान बा। वो डिपेंड करेला बोले वाला पर कि ओकरा वो कौन तरह सामने वाला के पास रखेला। तो हम एक सवाल सुना देती हूँ भोजपुरी में। जो अभी मन में आओ तो सुनाई, अच्छा लगे। हाँ एकदम एकदम। जुग जुग जियत ललनमा, भवन माँ के भाग जागल हो। जुग जुग जियत ललनमा, भवन माँ के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है, कुलबा के दीपक, मनमा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है, कुलबा के दीपक, मनमा में आस जागल हो। जुग जुग जियत ललनमा, भवन माँ के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है, कुलबा के दीपक, मनमा में आस जागल हो। बस। अच्छा, एक चीज और मैं शुक्रिया। जानना चाहूंगा रेखा जी, जब आपसे बात हुई है तो कार्यक्रम को लेकर के मैदान में थी, मतलब भाभी जी मैदान में थी। भाभी जी मैदान में। भाभी जी मैदान में थी, तो उसके अनुभव क्या रहे आपके? तो अनुभव तो बताइएगा, लेकिन वो मिला कैसे? आपने वो काम कैसे किया? कोई आपने वीडियो बनाया था, शायद अभिनय करते हुए अपनी माँ की एक्टिंग की थी, शायद कुछ इस तरह की। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, हम लोग जानना चाहते हैं, और अपने अनुभव बताइएगा कि आप तो पूरे बिहार घूम रही थी चुनाव के दौरान। तो रेखा सिंह जी के तो अनुभव थे, वो थे ही, भाभी जी का अनुभव क्या रहे, इसको भी जरा शेयर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या कि एक वीडियो में कुछ दिन पहले शेयर की थी फेसबुक, ऐसे ही मन में आया, कलाकार हूँ, चलो आज अम्मा का ही एक्टिंग करें। अम्मा कैसे चिंतित रहती है जब वो उनकी नौकरानी नहीं आती है, तो किस तरह अपनी देवरान जेठान से बात करती हैं।
तो वही अंदाज लेके, और मेरी भांजी थी, उसको बोलो तुम शूट करो, तो बोला हाँ ठीक है आप करिए, हम शूट करते किया, और उसको सेम टाइम मैंने पोस्ट कर दिया। लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहना मिली। कैसे कैसे घूमते फिरते न्यूज़ 18 वाले के पास पहुंच गया वो वीडियो। और उन लोगों की जरूरत थी, वो लोग इस प्रोग्राम के लिए एक एंकर ढूंढ रहे थे जो जिसको थोड़ी समाज से लेके साहित्य और राजनीति की जानकारी भी हो और अभिनय भी करती हो। संयोग बस हमारा वीडियो कैसे उन लोगों के पास गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जैसे पता चला कि वही वीडियो वहां तक पहुंचा, और वहां से मुझे कॉल आया, हैदराबाद से मुझे कॉल आया कि क्या रेखा जी आप इंटरेस्टेड है, इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है न्यूज़ 18 चैनल के लिए। तो मेरा जवाब था मैं तो पत्रकारिता तो मैं की नहीं हूँ, मैं तो अभिनेत्री हूँ, और ये तो टोटल रिपोर्टिंग है और एक पत्रकार का काम है। तो नहीं, मुझे बोला गया कि नहीं आप कर सकती हैं। मैं बोली मैं कर सकती हूँ, आपको लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ तो ठीक है मैं करूंगी। और फिर वहाँ फिर वो हमसे मनोज मलयानी जी हैं, वो हैदराबाद से एडिटर हैं, तो वो हमसे बात की, तकरीबन 1 घंटा हमारी बातचीत हुई। वो मुझे टटोलना, एक्चुअली मुझे टटोलना चाह रहे थे कि हमारी क्षमता क्या है। तो तकरीबन 1 घंटा, हाँ जी हाँ, 1 घंटा हमारी बातचीत हुई, और बातचीत करने के बाद वो बोले कि रेखा आप कर सकती हो। मैं बोले सर आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? तो निश्चित मैं करूंगी। तो फिर उन्होंने बोला कि एक वीडियो शूट होगा, और वो वीडियो हम लोग देखेंगे, फाइनली हमारी टीम देखेगी यहाँ हैदराबाद में, उसके बाद डिसाइड करेगी। तो यहाँ चैनल पटना में चैनल, हाँ यहाँ के चैनल वाले लोग बोले कि आइए एक वीडियो शूट करना है। एक वीडियो शूट हुआ और भेजा गया। उसके दूसरे तीसरे दिन मुझे फोन आया है कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, बहुत बढ़िया आपने किया है। पूरी टीम यही कह रही है, तकरीबन 4-5 लोगों की टीम थी, जैसा उन लोगों ने बताया सभी चाहते हैं कि आप करें और आप बेहतर करेंगी। फिर वही से जब मैं बोली सर जब आप लोगों को विश्वास है तो निश्चित रूप से मैं इस पे खड़ी उतरूंगी और मैं बढ़िया करके दिखाऊंगी। और हुआ भी। लोगों ने बहुत प्यार दिया। बिहार में लगभग मोटा मोटी कह सकते हैं कि हर जिला में गई, गांव में गई, और लोगों का मुझे खुद इतना यकीन नहीं था कि इतना ये शो हिट करेगा, इतना मैं लोगों के दिलों में पहुंच जाऊंगी और लोग हमारी बात को समझेंगे। शुरू में जब 1-2 एपिसोड हुआ तो उसके बाद मैं देखी फेसबुक पे कुछ, जब न्यूज़ 18 का लाइव चल रहा था तो अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे। लोगों को लग रहा था कि मैं एक मोदी का ही कोई और चेहरा हूँ या उनकी ही पक्षधर हूँ, उनके ही पक्ष में मैं बात करती हूँ। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि पहली बार मैं पत्रकारिता कर रही थी और पहली बार इतने सारे लोगों का ओपिनियन मेरे पास आ रहा था। हाँ, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है। मैं तो बहुत ईमानदारी से करती हूँ, फिर लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हालांकि मैंने इस बारे में फेसबुक पे भी बहुत लंबा लिख कर मैं दी थी। तो उसके बाद से मैं देखी फिर चौथे 5वें एपिसोड में लोगों का मूड बदलने लगा था और वो लोग बहुत पसंद करने लगे थे, और उन लोगों को समझ में ये बात आ रही थी कि ये निष्पक्ष होकर बातें करती है, किसी का प्रभाव नहीं है इसके ऊपर। और शुक्रिया मैं न्यूज़ 18 को भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह मैं बात कर रही थी मैदान में लोगों से, और लोग जिस तरह हमसे बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने उस चीज को दिखाया। ये नहीं कि काट पीट के या ये बात है एडिट करके, उस तरह से नहीं दिखाया कि हाँ वह, जी हाँ, वैसा ही उन लोगों ने भी दिखाया जिस तरह की मैं सुनती सभी लोग सुनते हैं कि मीडिया वाले वो नहीं दिखाते हैं जो दिखाना चाहिए वास्तविक में जो है। लेकिन हमारे और चैनल और प्रोग्राम का मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है जितना की उन लोगों ने उतना दिखाया, और यही इसका मुझे लगता है इसका जो हिट होने का जो खास रीजन
है वो यही है कि बहुत ईमानदारी से इस प्रोग्राम को दिखाया गया। एक तो और भी है रेखा जी, कैसा लगा आपको बिहार? आपने एक साथ जब सब जगह गई आप, तो कैसा जमीनी स्तर पे बिहार कैसा है अपना? बिहार और बिहारीपन को लेके एक जो खास फीलिंग आती है, कई 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 बार बाहर वो बिहारीपन एक बिहारी गाली भी होती है, लेकिन आप जब घूम रही थी तो आपको बिहार और बिहारीपन को लेके कैसा फील हुआ? कैसा था बिहार अपना? मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, मैं क्या बताऊं सर। जब मैं इस प्रोग्राम को जब मैं ली और मुझे मिला ये प्रोग्राम, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये भाभी इसका जो टाइटल दिया गया है, तो कहीं वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो, क्योंकि भाभी का जो एक लोगों का है मन में कि भाभी है तो मजाक का एक रिश्ता होता है। तो तो मैं डर रहे। जो बना हुआ है कहीं वो आड़े ना आए, ये भी जी हाँ, जी हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं इस बात का मुझे डर भी था कि मैं शायद अगर मैं मैदान में जाऊं तो लोग किस तरह से हमारे साथ बिहेव करें। तो लेकिन कहीं मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। आप लोग लगातार देख रहे थे कि कितने जिम्मेदार हो के लोग हमसे बात करते थे, कितना रिस्पेक्ट देते थे। कहीं भी मैं गई हूँ तो ऐसा लगता था कि आपके घर की बहू बेटी आई है और इतना प्यार, इतना सम्मान। तो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि हमारा बिहार, जितना लोगों ने बाहर या बिहारी को गाली ऐसा बना के रखा, पता नहीं क्यों, इसका भी बहुत सारा कारण होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा बिहार, और ये चीज आपको बिहार में ही मिल सकता है मुझे लगता है, इतना अपना। तो हालांकि हम यूपी से अलग नहीं है। तो हम लोग जब बिहार की बात कर ही रहे हैं, आप गांव से हैं, ही पिपौली गांव के संगठन में आपने किसान को दर्ज ही किया। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेके आपने फेसबुक पर भी लिखा, और आपसे मैं देख रहा हूँ कई लोग चाह भी रहे हैं कि आप कुछ लिखें। तो क्या सोचती हैं इसको लेके? हम लोग क्या स्थिति है अभी, कैसे हम लोग को रिएक्ट करना चाहिए, कैसे हम लोग? देखिए सर, किसान और जवान, किसान खेत में ही अच्छा लगता है और जवान अपनी सीमा पर ही अच्छा लगता है। और आज 25वां दिन है जिस तरह हमारे देश के किसान रोड पर हैं, वो भी राजधानी के पास, या राजधानी नहीं समझिए, दिल्ली में इतनी तेज ठंड है और वहां इस तरह। तो ऐसे ही तो नहीं होंगे वो, लाखों के तादाद में उनकी संख्या है और इस तरह वो जिद पे अड़े हुए हैं। तो उनका भी कहना, वो बेवकूफ तो नहीं है। मान लीजिए उसमें 1,100 बेवकूफ होगा आदमी, या किसी के भड़काने से वो आएगा, लेकिन ये लाखों की संख्या में, लाखों के तादाद में। एक चीज और दूसरी बात ये कि खास करके आपने भी, आप जानते भी होंगे, समझते भी होंगे कि खास करके जो हमारे पंजाबी लोग, हमारे पंजाबी भाई हैं, वो कभी छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देते। मुझे जैसा, मुझे मेरा जितना अनुभव है कि वो छोटी सी बात के लिए डंडा लेके नहीं निकलते हैं, जयकारा नहीं लगाते हैं कभी। हाँ, कभी उनको जाति धर्म ये वो, हमको ये अधिकार चाहिए, वो अधिकार, कभी मैं नहीं सुनी हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि वो छोटी मोटी चीजों के लिए कभी रोड पे वो नहीं आते, जैसे और लोग करते हैं कि आज क्या हो गया तो हिंदू तो मुस्लिम, मतलब ये डेली की कहानी तो है ही अपने हिंदुस्तान में। तो लेकिन जब वो आते हैं तो कोई खास बात होती है, जब कोई बहुत बड़ी बात होती है, तभी वो रोड पे आते हैं और पूरे एकता से आते हैं। और जिस तरह अभी आए तो उनका कहीं ना कहीं से वो गलत नहीं होगा अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये उनके हक की बात कह रहे हैं, या ये जो तीनों लाए गए हैं कानून, वो उनके हित में है। तो सर हित में कैसे, अगर हित में ही है तो क्यों नहीं किसान? हाँ, तो वो क्यों इतने नाराज क्यों? एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसे बता दिया जाए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्यों नहीं, आप मतलब आपके पास हमारे जितने भी किसान भाई हैं, आपके पास दिल्ली राजधानी में आज 25वां दिन है लगातार वो अपना जो आंदोलन है वो जारी रखे, आप क्यों नहीं मिलते? आप क्यों नहीं खुद आके क्लियर करते? जबकि छोटी छोटी बात होती है, बहुत छोटी सी बात होती है तो आप पहुंच जाते हैं। अभी चुनाव देख लीजिए, बिहार में ही चुनाव था, हर तीसरे दिन पर प्रधानमंत्री जी आते थे। अब देश का किसान
और वो भी समय अगर ये कहते, कई बार ये भी चर्चा होती है कि सिर्फ पंजाबी हो क्यों, तो अरे श्रीमान, सबसे ज्यादा किसानी करने वाला कौन है? जी जी। पंजाबी और हरियाणवी ही है ना। और मुझे लगता है ना रेखा जी, जब तमिलनाडु के किसान आए थे तब भी हुआ था कि सिर्फ तमिलनाडु के क्यों आ रहे हैं। तो खैर ये तो बिल्कुल अब तो धीरे धीरे बढ़ता ही, अब बिहार के जो किसान हैं वो कहाँ जाएंगे? यहाँ कोई संगठन ही नहीं है किसान का, हाँ बिल्कुल। कोई अगुवा ही नहीं है। हाँ हाँ, और मुझे ये भी लगता है ना कि जैसे जितना विश्वास, जितना जनमत इस सरकार को हासिल है, हमारे मोदी जी को जितना जनता प्यार करती है, जितना उन पे यकीन है, तो मुझे लगता है कि अगर वो सीधे इतना विश्वास है तो अगर इसी जनता ने हमारे इस सरकार को चुना है या तमाम सरकारों को चुना है, तो ये विश्वास होना चाहिए और आके सीधे बात भी करनी चाहिए। कोई ऐसी ईगो वाली बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको आकर बात होनी चाहिए। हाँ एकदम, और बहुत जल्दी उन्हें आने की जरूरत थी। इस तरह संपर्क साधना अब सोचने वाली बात है कि आप हर जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई यात्रा या कोई भी जाना आना उनका बंद है प्रधानमंत्री जी का, वो आकर मिल सकते थे। अगर सही है ये बिल, उससे आकर बात कीजिए। अगर नहीं मान रहे हैं किसान तो उसको कैंसिल भी करवाइए आप। बिल्कुल, क्योंकि ये भी है ना कि किसान भाई कह रहे हैं कि भाई हमने तो नहीं कहा था कि हमारी बेहतरी के लिए कोई बिल ले आइए। हम लोग सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये निर्णय लिए, तो अगर इतना बड़ा निर्णय जिसके लिए आप ले रहे हैं, तो आपका हक ये भी बनता है ना कि उनसे बातचीत करें आप। तो आप बिना बातचीत के इतना बड़ा निर्णय ले लिए, तो खैर। तो चलिए, अब मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा आपकी जो मूर्ति कला है, आप मैंने देखा है कुछ मूर्तियां अगर आप अभी हम लोगों को दिखा सके उसके बारे में बताएं तो। हाँ मैं जरूर। और मिट्टी से मैं अपनी भावनाओं को कैसे गढ़ती हूँ और वो क्या रूप लेता है। हाँ, तो ये मेरा प्यारा सा कितनी बढ़िया है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इस तरह की चीजें मतलब एक व्यक्ति अपनी कला को, अपनी रचनात्मकता को किस तरीके से किन किन मंचों पे रखता है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया है ये तो। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जैसे आपको मैंने देखा आपने नागार्जुन की कविताओं का बहुत पाठ किया। हाँ, लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था, मेरे पास बहुत काम था और मैं बहुत समृद्ध हुई हूँ, खास करके अपने कला को लेके, पढ़ाई को लेके, लेखनी को लेके बहुत समृद्ध हुई हूँ और लॉकडाउन में मुझे बहुत कुछ मिला है। तो हाँ, नागार्जुन को मैं पढ़ती रहती हूँ, बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत जानकारी मिलती है, और अपने खास करके अपने बिहार, मिथिला। बिल्कुल, अपने जो आपने जिन कवियों को पढ़ा उसमें आपके प्रिय कवि 2 3 4 5 या कोई भी एक हो तो जरा बताएंगे, कौन से कवि आपको बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे 5 भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर देखा जाए तो उनकी कविता बेहतरीन है। नागार्जुन को तो पढ़ती ही रहती हूँ, तो उनकी रचना लगता है कि मेरे दादाजी की ही रचना है, यही समझ के मैं पढ़ती रहती हूँ। तो केदारनाथ सिंह, हाँ, उनकी भी कविता बहुत अच्छी लगती है। सिनेमा पर थोड़ी से आपसे बात कर लूं, आपकी कौन सी कोई फिल्म आने वाली है, या आपने पिछले फिल्मों में काम किया तो उसका अनुभव क्या रहा, और रंगमंच से अलग क्या रहा फिल्मों में, आपके लिए कैसा लगा? मैंने एक आपकी छोटी सी फिल्म भोजपुरी में फिल्म में, बड़ी फिल्में हमारी बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 फिल्में हैं, वो भी मैं बताऊं कि भोजपुरी में है जी। और वो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म। अब ये नहीं कि भोजपुरी को बहुत खराब घोषित कर दिया गया है तो सारी फिल्में उसकी खराब है, ऐसी नहीं। तो बेटा होके त ऐसन 3-4 साल पहले मैं की थी उस फिल्म को, और वो फिल्म, उसमें एक बहुत ही दबंग महिला का कैरेक्टर था जो बहुत गरीब रहती है लेकिन पूरे गांव को बहुत सहायता करती, देखने से बहुत बदमाश भी लगती है
गरीब भी है, लेकिन जब वक्त आता है तो पूरे गांव को वो सहायता करती है हर हाल। तो बहुत ही बढ़िया किरदार था हमारा, तो उसको मैंने किया था। हाँ, आप का सवाल क्या था कि रंगमंच? आपने, आपकी भोजपुरी फिल्म भी मैंने देखी है, तो रंगमंच जी से हाँ। जो आप थिएटर करती थी उससे अलग कैसा अनुभव रहा आपका? मतलब आपने कैसे उसे परसीव किया चीजों को? देखिए सर, शुरुआत की बात मैं कहूँ तो मैंने अभिनय सिर्फ फिल्म में जाने के लिए ही किया था। जब मैं डिप्लोमा YFTI से मैंने जब कोर्स किया था फिल्म टेलीविजन का, तब मेरे जेहन में रंगमंच था ही नहीं। जी। तो एक इत्तेफाक ही था कि मुझे, मेरी बच्ची हुई थी उस टाइम, तो मुझे मुंबई शिफ्ट होने में दिक्कत हो रही थी, तो पटना में रह के मुझे काम करना था। तो मैंने काम करना शुरू किया। अच्छा, अभिनय करना है तो कहाँ करना है? रंगमंच में। तो मैंने इप्टा ज्वाइन कर लिया। इप्टा ज्वाइन करके फिर वहां से थोड़ा थोड़ा रंगमंच करना शुरू की। फिर उसके बाद 2 साल तकरीबन मैं 2013-14, हाँ, 2 साल मैंने वहां रहा इप्टा में। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और बेहतर करना है, मुझे अभिनय करनी है, तो उसके लिए जितना मुझे चाहिए था टाइम उतना हमको वहां नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैं 2014 में रागा करके एक संस्था है, रणधीर कुमार है, NSD पास आउट, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा एक महुआ नाटक करने का। तो मैं उस नाटक को, मैं कितने, लगभग एकल अभिनय था, एक छोटे मोटे 2 किरदार थे उसमें, लेकिन पूरा महुआ की कहानी थी। उस नाटक को किया। तो आपका सवाल था क्या फर्क? तो रंगमंच करने वाला, जब जब धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा रंगमंच करने में, तो मैं करती गई। तो मुझे लगा कि अब मुझे पटना में कब तक रहूंगी नहीं पता, मैं रंगमंच ही कर रही हूँ। धीरे बीच बीच में मुझे फिल्म के ऑफर आने लगे थे, लेकिन वो फिल्म ठीक है कर लेती थी, अच्छा था। लेकिन जो रंगमंच को मैं जीती थी या उसमें अभिनय करते हुए जो मुझे आनंद मिलता है, वो फिल्म सीरियल में कहाँ। वहां कोई, हाँ, वहां रिटेक नहीं होता है, वही तो ये मजा है। बहुत सारे जो रंगकर्मी हैं उनको यही लगता है कि जो हाँ आनंद है काम करने का, जो अभिनय का आनंद है, हाँ जिस चीजों से हाँ। जो आपको बड़ी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, जी हाँ। वो सिनेमा में नहीं। हालांकि सिनेमा एक बड़ा पर्दा है, बड़ा कैनवस है, उसकी हाँ, बड़ी वो दुनिया है। दोनों दो विधा है, बिल्कुल। बिल्कुल। अगर कहे तो रंगमंच एक अलग विधा है और सिनेमा एक अलग विधा है, बिल्कुल ही अलग है। जी तो बिल्कुल। तो लेकिन अगर आप एक, आप मिसेज बिहार कब थी? शायद इस बार। ये 2000, हाँ, 2012 में मैं मिसेस बिहार बनी हुई। अच्छा, चलिए। तो उसका भी एक दिलचस्प कहानी है हाँ, वही मैं कि वही मैं सुनना चाहता था, बिल्कुल। हाँ, हम लोग उस समय पटना शिफ्ट हुए थे, विशाखापट्टनम से पटना शिफ्ट हुए थे। और वहां तो मैं एक्टिविटीज वगैरह करती रहती थी, और यहाँ आने के बाद मुझे उस तरह का मिल नहीं रहा था माहौल। तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया। और जब मैं डांस क्लास ज्वाइन की तो हमारी जो डांस गुरु थी वो बोली, मौसम शर्मा, कि रेखा ऐसे ऐसे एक मिसेस बिहार का इवेंट हो रहा है, तो तुम पार्टिसिपेट करोगी क्या? मैं बोली नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी। तो नहीं, कर लो यार, क्या जाता है। मैं बोली नहीं 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 नहीं। फिर वो मुझे समझाई, नहीं करो, बहुत अच्छा करोगी तुम। फिर शायद फॉर्म उन्होंने ही भर दिया था। और अच्छा। फॉर्म भरने के बाद फिर ये 1 सप्ताह का ग्रूमिंग क्लासेस हुआ, और फाइनल फिर पता चला बाद में विनर वही थी। तो इस तरह वो हुआ था। फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था एक्टिंग का, 2013 से ही शुरू हुआ है। यानी उससे उससे एक बूस्ट और एक परिचय और एक हाँ विस्तार हाँ, मिला एक आपको। परिचय मिला, और मुझे लगा कि नहीं, शादी हो गई तो क्या हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। और फिर मैं बस वहीं से ये रास्ता शुरू हो गया। तो एक एक दो और मेरा सवाल है कि भाभी जी मैदान में है के दौरान के कोई रोचक संस्मरण हो अगर, तो ये बता दें।
भाभी जी मैदान में हैं, उस समय तो हमेशा रोचक ही होता था क्योंकि गांव में जाना होता था, शहर में भी बहुत तरह के लोग मिलते थे, बहुत ही तरह के लोग मिलते थे। लेकिन सबको सामना करना, कैसे भी लोग हैं आप, थोड़ा शुरू शुरू में लगता था कि कैसे एक 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 वाक्य मैं बताती हूँ जो थोड़ा सबसे खराब भी लगा मुझे। भाभी जी मैदान में है 2 महीने के कार्यक्रम में, जो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था वहां। ये है जगह मैं बता दूं, बाढ़, बाढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां जाना था। और जी हाँ, वहां जाना था और वहां मैं गई, हमारी पूरी टीम थी। तो हुआ कि एक मैदान है वहां, कॉलेज का कैंपस है, वहां होगा ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या मतलब वहीं बातचीत होगी, लेकिन नहीं तो बहुत सारे, बहुत भीड़ हो गई, बहुत भीड़ हो गई और प्रशासन को बताया नहीं गया था, चैनल की तरफ से उस समय शायद प्रशासन को बताया नहीं गया था, क्योंकि वहाँ आसपास के जितने भी मीडिया कर्मी थे वो लोग थे वहां उपस्थित, तो शायद उन लोगों को लगा होगा या उम्मीद नहीं थी कितनी भीड़ हो जाएगी। वहां जाने के बाद अब हम लोग हमारा सवाल ही कोई नहीं पूछने दे। जब भी मैं कोई सवाल करती, इतनी भीड़, और कुछ राजद के हैं तो कुछ भाजपा के हैं, ऐसे सब टूट पड़ते थे। अब मेरे समझ में कितना भी मैं प्यार से समझा देती थी कि सबकी बात मैं सुनूंगी, प्लीज आप बात मानिए और शांति से हमको सवाल पूछने दीजिए। इतने में दोनों लोग में पता नहीं दोनों पार्टी में क्या हुआ, वो लोग लगे एकदम चिल्ला चिल्ली करने, धक्का मुक्की करने। हमारे जो प्रोड्यूसर हमारे साथ थे वो मुझे इशारा किए कि रेखा जी यहाँ से निकल लो, नहीं तो कुछ होने वाला है। इतनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, मैं नीचे बैठी है स्वयं से निकल वहां से सीधा निकल के भागी मैं, और पीछे पीछे हमारे जितने भी टीम वाले लोग थे सारे हमारे पीछे भागे। फिर हम जाके गाड़ी में बैठे और ड्राइवर बहुत डर डर गया था, वो बहुत तेज गाड़ी भगाने लगा। हम दोनों, हमारी 2 गाड़ी थी, हमारी गाड़ी आगे और नहीं, एक गाड़ी आगे थी हम लोगों की, और दूसरी गाड़ी में मैं बैठी थी। उसके पीछे 2 गाड़ी लग गई और हमारा ड्राइवर देख देख एकदम परेशान हो रहा है, बहुत तेजी से गाड़ी भगाया जा रहा है। मैं उसको बोली देखो यार, वो लोग पता नहीं हमको क्या, हम लोगों को क्या करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन तुम तो पक्का एक्सीडेंट करवा के जान मरवाओगे, आराम से गाड़ी चलाओ, जो भी होगा हम देख लेंगे। अगर वो लोग बात ही करना चाहते, अपनी बात रखना चाहते हैं तो हम जरूर रखेंगे बात, इत्मीनान से गाड़ी चलाओ। फिर हम लोग जल्दी से एक गांव, जो पहला गांव नजर आया उस गांव में घुसे, और शांति से, बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे लोग थे वहां। वहां जाकर उनको पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, आराम से मैं बातचीत की। फिर वो जो 2 गाड़ी हमारे पीछे पीछे आ रही थी, एक गाड़ी आधे रास्ते से चली गई और एक आई, और फिर उसमें से 2-3 लोग निकले, फिर हम उनसे बात किए। मैं बोली जो कहना है आप कहिए, आपकी बात रखी जाएगी। तो वो सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा। इंटरेस्टिंग था कि कैसे हाँ हाँ, वहाँ आम लोग नहीं, वो पार्टी वाले लोग थे जो पता नहीं क्या चाह रहे थे, हमारी बात रख के वो आपस में ही उलझ गए। फिर बाद में पता चला कि कुछ दंगा उंगा भी हुआ वहां पे, लेकिन हम लोग तो सही सलामत आ गए थे। वहाँ जो पार्टी की पॉलिटिक्स थी, या जो 2 पार्टियों के लोग थे, हाँ हाँ हाँ, उन लोगों में झड़प हो गई। हाँ हाँ जी, बाकी हम सही सलामत आ गए। नहीं नहीं, ठीक है, बधाई, बहुत बढ़िया। बिहार वैसे भी अच्छी जगह है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बदनाम है थोड़ा, लेकिन सच में बिहार तो है ही अच्छा ना। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, लेकिन कुछ लोग के कारण बदनाम है, हर जगह होता है ऐसा। नहीं, वो तो अलग होता है। अभी मैं ये जानना चाहता कि मतलब फ्यूचर में कुछ, अगर आपके भविष्य में क्या, कैसे देख रहे हैं, कुछ प्लानिंग है या कुछ परियोजनाएं हैं, कहीं कुछ, क्या कैसे देख रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं? सर मैं बताऊं, मेरा सच पूछिए तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं है ना, आज तक जो भी कुछ मैंने किया है ये प्लानिंग से किया है। मैं एक बात मैं शुरू में भी बोली थी आपको कि मैं बस चलना चाहती हूँ। चलने में यकीन है। हाँ, चलने में यकीन है
किसी भी हालत में मैं चलना चाहती हूँ, मैं रुकना नहीं चाहती। और चलते चलते मुझे क्या मिल जाए नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं, यहाँ की प्रतिक्रियाएं कैसे आपको परेशान करती हैं या खुश करती हैं या आपको गढ़ती हैं? नहीं, सोशल मीडिया भी अगर सच कहे तो मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने बहुत कुछ पाया है सोशल मीडिया से, क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और अपनी बातें लिखते हैं, एक से एक कहानीकार हैं, कवि हैं या समाज में घटित होने वाली कोई भी घटना पे एक से एक लिखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को आप पसंद करते हैं, कैसे लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं। तो मैं हाँ, कभी-कभी उपद्रवी तो हर जगह होते हैं। तो कभी-कभी इन लोगों से भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उपद्रवी लोगों ने कभी-कभी कुछ टिप्पणियां हाँ, की हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कितना भी बढ़िया आप अपना सर्कल बना के रखिए, लेकिन वो आप थोड़ी जानते हैं कि कौन क्या है, नहीं है। और भले ही प्रोफाइल कुछ भी बना के रखा हो, लेकिन अंदर से इंसान क्या है, कोई नहीं जानता। तो कभी-कभी सामना करना पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतर है, खासकर मुझे लगता है मेरे लिए। एक चीज और कि जैसे बिहार में हम लोग जिस तरह का समाज बना पाए हैं, जैसे भोजपुरी फिल्मों को लेकर के या कई बार अश्लीलता के बहुत आरोप लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस पे कुछ आपकी टिप्पणी में जानना चाहूंगा कि ये कैसे हम लोग इससे बाहर आए, कैसे ठीक करें इसे, अगर है ये कुछ तो बहुत ही चिंतनीय विषय है कि क्या था भोजपुरी का इतिहास। देख लीजिए कितनी अच्छी-अच्छी फिल्में बनी थी। अभी भी कभी-कभी मन करता है भोजपुरी फिल्म देखने का। तो उस ज़माने के जो हे गंगा मैया तेरा पीरी चढ़ो, चाहे गंगा किनारे मोरा गाँव, ये सब फिल्म कभी-कभार देख लेती हूँ। आई थी, बहुत अच्छी फिल्म लगी थी मुझे। जो माटी की खुशबू, जहाँ से माटी की खुशबू आती है, एकदम से लगता है कि सच में यही भोजपुरी है। लेकिन आज का जो भोजपुरी है, क्या कहें, भोजपुरी हो या हिंदी, फिल्म का मतलब मनोरंजन और मनोरंजन का मतलब वो क्या समझ बैठे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि मनोरंजन का मतलब क्या है। क्या हिंसा कभी मनोरंजन दे सकता है? क्या सेक्स मनोरंजन? नहीं, वो तो एक घटना है जो दो लोगों के बीच घटित होती है, बहुत ही खूबसूरत नेचर का है, प्रकृति का दिया हुआ एक है कि दो लोगों के बीच वो घटती है, बहुत खूबसूरत पल होता है, उसको इतने लिजापन के साथ प्रस्तुत करना और मनोरंजन से जोड़ देना, इतनी घटिया वाहियात शब्दों का प्रयोग, और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग ऐसे, कुछ इधर बातचीत हुई है तो उन लोगों से पता चला है कि वो लोग आप चाह रहे हैं कि थोड़ा अच्छा करें, थोड़ा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग मजबूर हैं क्योंकि हमारा जो दर्शक वर्ग है वो उस तरह के लोग हैं, वही हैं जो मतलब कह लें कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनके पास काम के सिवा फैमिली नहीं होता है, रोड पे काम करने वाले, ऐसे लोगों के पास मनोरंजन के लिए अगर वही हमारे दर्शक हैं, अगर और जो उच्च वर्ग के लोग हैं या मिडिल क्लास की फैमिली, वो हम लोग कितना भी बढ़िया फिल्म बना, मतलब अभी का 2-4 दिन पहले की बात मैं कहूँ तो हमारे कुछ डायरेक्टर से हमारी बात हुई भोजपुरी फिल्म के, तो वो बता रहे थे कि रेखा जी, अगर हम लोग चाहते हैं बनाना, लेकिन बनाने के बाद भी देखते हैं कि वो फिल्म पिट जा रही है, क्योंकि मिडिल क्लास या जो उच्च वर्गीय जो दर्शक है वो हमसे जुड़ नहीं पाते हैं, वो सिनेमा हॉल तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसका जो नतीजा, उसका जो खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। तो ये तो एक बिजनेस है, अगर नमक मिर्च लगा के हम नहीं परोसेंगे तब तो हमको क्योंकि हमारा दर्शक वर्ग वही है, वही जो ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, वही जाके देखता है, तो हम तो सच में उसी के लिए फिल्म बनाएंगे। और ये वाइस वर्सा भी है, ये कहना कि दर्शक यही चाहते हैं, फिर हम परोसते क्या हैं। तो सिनेमा या जो भी हमारे साहित्यिक या जो भी हमारे सांस्कृतिक कर्म हैं, उनका एक दायित्व तो यह भी होता है कि हम उन रुचियों को थोड़ा बेहतर करें, और दर्शक जो से सोचना देखना चाहते हैं, अगर वो उनकी रुचियों को बेहतर कराए तो हम दिखाएं, वरना हम और भी कुछ अच्छी चीज दिखा सकते हैं, वो साहित्य हो या फिल्म हो। नहीं, जो ये कहते हैं, जो जो कई बार मैं भी पढ़ती हूँ कि बहुत सारे कलाकार हैं जो लिखते हैं कि
अगर दर्शक इस तरह की चीजें देखना पसंद नहीं करेगी तो हम लोग दिखाएंगे ही नहीं। अरे बेवकूफ, जब अगर खाना वैसा बनेगा ही नहीं तो लोग खाएगा कहाँ से? तब तो जैसा खाना बना रहेगा वही खाएगा ना। जी जी। हाँ, तो झूठ मूठ का बहाना मत दागो कि दर्शक देखते हैं तो अच्छा। आज अभी का जो मैं अभी 2-3 दिन पहले लिखी थी वेब सीरीज के बारे में कि हिंदी फिल्मों की जो स्थिति है, ये वेब सीरीज जैसा जो बीमारी आ गया है कह सकते हैं, ये फिल्म वालों के दिमाग में कि वहां सेंसर वेंसर नहीं लगता है। तो इतना ज्यादा, इतना घटियापन, इतना घटिया तरीके से दिखाता है, वो क्या है? तो ये सब बहाना है और पैसा कमाने का मुझे लगता है ये बस फंडा और कुछ नहीं। जी, तो अब हम लोग मुझे लगता है कि कुछ समय हुआ, लेकिन मैं चाहूंगा एक दो सवाल और आपसे ले लूं, आपसे बात कर लूं। एक तो यह कि बिहार में हम लोग हैं, बिहार का समाज जैसा आपने देखा, घूमा यहाँ, आप अन्य भी जगहों पे जाती हैं, तो बिहार में खासतौर से स्त्रियों की स्थिति क्या है? यहाँ विवाह और प्रेम और इस तरह की जो प्रगतिशील चेतना है, जैसे यहाँ भिखारी ठाकुर भी हुए, जैसे यहाँ हम लोग कई जो भोजपुरी जैसे विद्यापति या नागार्जुन, तो साहित्य और संस्कृति कर्म बिहार में सबसे अधिक पत्रिकाएं खरीद के पढ़ी जाती हैं, सबसे अधिक किताबें बिकती हैं, पुस्तक मेला बड़ा लोकप्रिय है। लेकिन जो जो हमारी सामाजिक प्रगतिशीलता है, जो स्त्रियों की स्थिति है, जो राजनीतिक चेतना है, वो किस स्तर पे है? स्त्रियां कहाँ हैं यहाँ, मतलब किस रूप में? अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा शायद कुछ बदलाव हुआ ही होगा। मुझे लगता है कि स्त्रियों की स्थिति पहले से बेहतर ही हुई होगी, लेकिन मैंने जैसा महसूस किया, खास करके धावी जी मैदान में कार्यक्रम के दौरान मैं देखी हूँ कि जब गांव-गांव में मुझे जाना होता था, गांव क्या शहर में भी, पटना जैसे शहर में भी, तो मैं देखती थी महिलाएं उस तरह से बात ही नहीं करना चाहती थी, वो सामने आना ही नहीं चाहती थी। गांव में तो एकदम नहीं, सब पर्दे के पीछे अभी भी है महिलाएं जो अपनी बात नहीं रखना चाहती हैं। उनका जीवन उतना ही है। हाँ ठीक है कि अब थोड़ा जॉब वॉब करने लगी है, थोड़ा पढ़ने लगी है, लड़कियां बाहर निकलने लगी है, लेकिन बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। अभी भी महिलाएं मतलब अपना कोई डिसीजन खुद वो नहीं लेती। मुझे नहीं लगता है कि अभी भी महिलाएं, हाँ कुछ है जो थोड़े अलग सोचने वाला परिवार है जो शुरू से, तो उसकी बात ना करके जो जो सामान्य है वो मुझे लगता है कि अभी भी स्थिति वैसी ही है, बहुत बेहतर नहीं। और प्रेम प्रसंग को लेके तो अभी लगातार अभी 2-3 दिन से पटना की मैं बताऊं, वो जनमत क्या है? क्यों दिमाग ऐसे, मतलब अगर हम लोग सिनेमा देखते हैं तो अगर वहां हीरो हीरोइन मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे आसपास घटित होती है चीज, तो हम एकदम उसको पता नहीं क्यों लोग पूजने के लिए तो राधा कृष्ण को पूजते हैं, प्रेम को पूजते हैं, लेकिन जब प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले मारने के लिए तैयार होते हैं, खत्म करने के लिए प्रेम को ही। क्यों पता नहीं ऐसा क्यों है हमारे समाज में, क्यों लोग इस बात को नहीं समझते हैं। और ये लगातार होती ही रही है इस तरह की घटना। अभी लगातार पटना की मैं बात करूं, 2 दिन से पेपर में पढ़ रही हूँ कि पटना सिटी में ऐसे प्रेम प्रसंग के चक्कर में लड़का को घर में बुला के ऐसे मार दिया। तो समझ में नहीं आता कि ये मानसिकता कब हटेगी, कब लोग इस बात को समझेंगे। अभी तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब मुझे लगता है करना जो मनुष्यता की सबसे खूबसूरत चीज है, उसे पता नहीं अपमान से, सम्मान से, ऑनर किलिंग और तमाम तरह की चीजें, इतना सारा चीजें उसको इज्जत आबरू क्या क्या से जोड़ के, और कहाँ से कहाँ ऑनर किलिंग तक बहुत सारी चीजें लोग कर देते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों ने आज आपको देखा और बहुत सारी चीजें जो शायद वो नहीं जानते होंगे आपके बारे में जाने, और बहुत सारी चीजें अभी हम लोग और जानना चाहेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, समय की एक सीमा है। आपने समय दिया, बात पर आप आई और बहुत अच्छे से आपने अपनी सारी चीजों को रखा, बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं। मैं फेसबुक पे आपको बहुत फॉलो करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, आपको पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो खैर चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। और इतने देर के 1 घंटे लगभग हम लोगों ने बातचीत की, इसके बाद भी
जैसे आपको लगता है कि हमेशा आपका कहना अभी कुछ छूट गया, वैसे ही मुझे लगता है कि अनकही ही रह गई वो सब बातों के बाद। तो मुझे लगता है कि वो फिर कभी और मुकम्मल होगी बात, हम लोग हाँ, फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुकम्मल ही हो जाए तो फिर आगे बात क्या होगी, बिल्कुल। मुकम्मल तो होनी ही बहुत नहीं बहुत चाहिए। शुक्रिया, बहुत आभार, बाद में बात बहुत जोर से शुक्रिया, जरूर होगी। बहुत शुक्रिया। आप जरूर, थैंक यू।